नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पॉलिटी की लेक्चर सीरीज में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पार्ट 2 जो है संविधान का पॉलिटी का भाग 2, उसके तहत जो जिसका टाइटल है द सिटीजनशिप, और उसके तहत जो आर्टिकल है 5 से लेकर के 11 उसके बारे में जानेंगे कि नागरिकता के संबंधित क्या प्रावधान है कानून में और क्या क्या बताया गया है। तो आज हम देखेंगे पॉलिटी का हमने भाग 1 खत्म कर दिया है, पार्ट 1, और अब हम पार्ट 2 की तरफ चलेंगे। और पार्ट 2 का टाइटल क्या है? सिटीजनशिप। सिटीजनशिप ये टाइटल है, भाग 2 का टाइटल है सिटीजनशिप, जिसमें आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक में नागरिकता से संबंधित प्रावधान के बारे में चर्चा किया गया है कि नागरिक कौन लोग होंगे, कौन लोग नहीं होंगे, नागरिकता किसको दी जा सकती है, किसको नहीं दी जा सकती है, नागरिकता कैसे समाप्त हो सकती है, मतलब सिटीजनशिप कैसे समाप्त किया जा सकता है, संसद इसके बारे में कैसे कानून बना सकती है, उसके बारे में भाग 2 के अंतर्गत जो सिटीजनशिप टाइटल है उसमें आर्टिकल 5 से 11 के बारे में चर्चा की गई है। तो अब हम सिंपल लैंग्वेज में, जितना सिंपल हो और जितना आसान हो उस लैंग्वेज में आर्टिकल को, और आर्टिकल में क्या कही गई बातें हैं उनको आसान तरीके से हम समझेंगे। तो इसमें अब हम आते हैं कि आर्टिकल 5 में क्या कहा गया। अब हम चर्चा करेंगे आर्टिकल 5 में क्या कहा गया। तो आर्टिकल 5 में कहा गया है कि वो सभी लोग नागरिक होंगे, मतलब वो सभी लोग जो भी इंडिया में रह रहे हैं वो सभी लोग नागरिक कब होंगे? जिस 26 जनवरी 1950 जिस दिन संविधान लागू हुआ, इस डेट को क्या हुआ? संविधान लागू हुआ। तो वो सभी लोग नागरिक होंगे जो 26 जनवरी 1950 के दिन, जिस दिन संविधान कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का जो है इम्प्लीमेंटेशन हुआ, लागू हुआ, वो उस दिन भारत में क्या कर रहा हो? निवास कर रहा हो, रह रहा हो, वो सभी लोग भारत के नागरिक होंगे। आर्टिकल 5 में सिंपल तरीके से कहा गया है कि 26 जनवरी 1950 के दिन जो लोग इंडिया में हैं वो सभी लोग नागरिक होंगे। बस साधारण तरीके से, आसान शब्दों में इसे इस तरीके से समझे कि आर्टिकल 5 में कहा गया है कि 26 जनवरी 1950 को जो लोग भारत में रह रहे हैं वो सभी लोग नागरिक होंगे। 26 जनवरी 1950 क्यों चुना गया है? क्योंकि इसी दिन हमारे भारत का संविधान लागू हुआ। जो लोग 26 जनवरी 1950 को भारत में रह रहे हैं वो लोग नागरिक होंगे। बस उसके लिए 3 शर्त हैं, उसमें से कोई एक शर्त माननी है। एक शर्त अगर वो पूरी करते हैं तो वो उसके नागरिक होंगे। क्या है नागरिक बनने के लिए शर्त? सिटीजन बनने के लिए शर्त क्या है? पहला शर्त है कि जो लोग 26 जनवरी 1950 को भारत में रह रहे हैं, इस दिन रह रहे हैं, उसके लिए शर्त है कि उसका जन्म बॉर्न भारत में हुआ हो। पहली शर्त यह है कि 3 शर्त है टोटल नागरिक बनने के लिए, 3 शर्त है, इनमें से कोई एक फुलफिल कर ले। उनका जन्म भारत में हुआ हो तो नागरिक माने जाएंगे। दूसरा ये है उनके माँ बाप या दादा दादी या नाना नानी का जन्म भारत में हुआ हो तो भी वो नागरिक समझे जाएंगे या नागरिक माने जाएंगे। ये 2 बात। तीसरा बात ये है कि या नहीं तो वो 1945 से लेकर के 1950 के बीच, मतलब 5 साल तक रह रहा हो। इसमें किताब में ये कहा गया है कि 26 जनवरी 1950 से पूर्व 5 साल तक जो रह रहा है भारत में वो भी सामान्य तौर पर जो रह रहा है वो भी नागरिक समझे जाएंगे। तो हमने एक ड्यूरेशन डाल दिया है कि 1945 से लेकर 1950 के बीच में जो रहा होगा 5 साल तक, मतलब 1950 से पहले 5 साल तक अगर वो रह रहा है भारत में सामान्य तौर पर, नॉर्मल तौर पर, तो वो भी भारत का नागरिक समझा जाएगा। तो हम, ये है आर्टिकल 5 की बातें। सिंपल बात क्या है
26 जनवरी 1950 को जो लोग भारत में रह रहे हैं वो सभी लोग नागरिक होंगे। बस इस तीन में से कोई एक शर्त पूरा करे। तीन में से कोई एक शर्त क्या पूरा करे कि या नहीं तो उसका जन्म हो गया होगा, जन्म इंडिया में हुआ हो, इंडिया के एरिया में हुआ हो, तो वो नागरिक समझे जाएंगे। दूसरा क्या है, अगर जन्म नहीं हुआ है तो उनके माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी का अगर जन्म हुआ है तो वो भी नागरिक समझे जाएंगे। तीसरा क्या है, या नहीं तो 1950 से 5 साल तक, 5 साल कंपलसरी है, 5 इयर्स होना चाहिए, 5 इयर्स तक कंपलसरी है। अगर वो रह रहा हो तो वो भारत का नागरिक समझा जाएगा। तो ये है प्रत्येक नागरिक जो 26 जनवरी 1950 को निवास कर रहा है भारत में, उसको नागरिक समझा जाएगा। तो ये हुआ आर्टिकल 5 में क्या बात लिखी गई है। अब हम इसी तरीके से आर्टिकल 6 में जानेंगे कि क्या बातें लिखी गई है, और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जितना सिंपल तरीके से हो आपको समझाया जाए ताकि आपको क्वालिटी अच्छे से समझ में आए। बस अब आर्टिकल क्या है 6 में, आर्टिकल 6 में क्या बातें कही गई। अब हम देखते हैं आर्टिकल 6 में क्या बात कही गई है। आर्टिकल 6 में यह बात की गई है कि जो भी लोग पाकिस्तान से माइग्रेशन करके इंडिया आए हैं उनको कैसे नागरिकता मिलेगी। पाकिस्तान से माइग्रेशन करके इंडिया आए हैं, पाकिस्तान में मन नहीं लग रहा था, अब इंडिया आना चाहते हैं, तो जो लोग पाकिस्तान से माइग्रेशन करके इंडिया आए हैं उनको कैसे नागरिकता मिलेगी वो आर्टिकल 6 में बताया गया। तो क्या कहा गया है, इनके लिए 2 शर्त है, इनको नागरिकता देने के लिए 2 शर्त हैं। जो लोग पाकिस्तान से माइग्रेशन करके इंडिया आए हैं इनके लिए 2 शर्त है नागरिक बनने के लिए। नागरिक बनने के लिए 2 शर्त है। क्या है 2 शर्त। पहला क्या है, वही पहला यही है कि उनके माता पिता या दादा दादी, नाना नानी का जन्म इनके माता पिता, दादा दादी या माता पिता, दादा दादी या नाना नानी का जन्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत जो एरिया डिफाइन है इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत जो एरिया डिफाइन है इंडिया का जो एरिया डिफाइन कर रखा है 1935 के एक्ट में। इस समय में जब ये एक्ट आया था तो भारत हमारा गुलाम था। उस समय में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब एक ही साथ थे, भारत में आते ही थे, ये सब भारत में शामिल थे। तो ध्यान रखना है कि उसके माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी का जन्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा जो एरिया डिफाइन है उसमें अगर जन्म हुआ है, पहली शर्त ये पूरी करता हो जो पाकिस्तान से माइग्रेशन करके इंडिया आए हों। और दूसरी शर्त ये है कि 19 जुलाई 1948, दूसरी शर्त क्या है कि 19 जुलाई 1948 से जो पहले आ गए हैं वो तो नॉर्मल तरीके से नागरिक बन जाएंगे। वो क्या है, नॉर्मल तरीके से सिटीजन बन जाएंगे, नागरिक बन जाएंगे। 19 जुलाई 1948 से जो पहले आए हैं वो नॉर्मल तरीके से नागरिक बन जाएंगे। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद जो लोग आए हैं
उनके लिए क्या शर्त है उसको देखते हैं। 19 जुलाई 1948 के बाद, 19 जुलाई 1948 के जो बाद पाकिस्तान से माइग्रेशन करके इंडिया आए हैं उसके लिए दो शर्त है। बाद वाले के लिए क्या शर्त है? दो। पहला शर्त यह है बाद वाले के लिए, 19 जुलाई 1948 के बाद वाले के लिए पहला शर्त क्या है कि वो 6 महीना 6 मंथ का निवास, 6 मंथ का निवास रहना है, 6 महीने पहले रहना है। बाद वाले के लिए एक शर्त, पहली शर्त यह है कि 6 महीने इंडिया में रहना है। दूसरा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करवाना, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करवाना है तो नागरिकता मिल जाएगी। अब देखिए, अब सिंपल तरीके से समझते हैं आर्टिकल 6 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 6 में कहा गया है कि जो लोग पाकिस्तान से माइग्रेशन करके इंडिया आए, अब वो चाहते हैं कि हम इंडिया के नागरिक बने, तो उसके लिए पहली शर्त ये है कि माँ बाप, दादा दादी या नाना नानी में से किसी एक का जन्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने जो एरिया डिफाइन कर रखा है इंडिया का, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब आते हैं, उसमें कहीं भी जन्म हुआ, अगर मान लीजिए पाकिस्तान में जन्म हुआ हो तो भी उनको नागरिकता मिल जाएगी। दूसरा शर्त क्या है कि 19 जुलाई 1948 के पहले जो लोग आए हैं इंडिया में वो तो नॉर्मल तरीके से नागरिक हो जाएंगे, उनको कोई कंडीशन पूरी नहीं करनी। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद जो लोग इंडिया में आए हैं उनके लिए दो शर्त है। एक तो ये है कि पहला 6 महीने का उन्हें रहना है पहले इंडिया में 6 महीने, उसके बाद जब 6 महीना पूरा हो जाए उसके बाद उसके दूसरे दिन होकर के आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दीजिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद आप नागरिक हो जाएंगे। ये है सिंपल तरीका। अब ये 19 जुलाई, अब इस बात को ध्यान रखना है कि ये 19 जुलाई 1948 ये डेडलाइन क्यों रखी? क्योंकि इस डेडलाइन को भारत और पाकिस्तान के बीच परमिट सिस्टम की शुरुआत हुई। परमिट सिस्टम का यह मतलब है कि 19 जुलाई 1948 के बाद जो लोग इंडिया से अगर पाकिस्तान जाएंगे तो एक परमिशन लेटर लेकर के जाएंगे, या पाकिस्तान से जो लोग इंडिया आएंगे तो वो भी एक परमिशन लेटर वहां की अथॉरिटी से लेके आएंगे कि हम इंडिया जा रहे हैं। तो ये परमिट सिस्टम की शुरुआत हुई, इसलिए 19 जुलाई 1948 का एक डेडलाइन रखा गया कि इससे पहले जो लोग आ गए वो तो नॉर्मल तरीके से नागरिक हो जाएंगे, लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद जो लोग आए हैं उनको 6 महीना रह लें, उसके बाद 7वें महीने के पहले दिन, मतलब दूसरे ही दिन 6 महीना कंप्लीट हुआ, उसके दूसरे ही दिन आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दीजिए, आप नागरिक हो गए। तो ये है आर्टिकल 6 की बात, सिंपल तरीके से। इसी को आप किताब में पढ़ेंगे तो बड़ा लेंदी तरीके से घुमा के लिखा हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना सिंपल हो और जितना आसान शब्दों में हो और जितना डायग्राम के तरीके से हो आपको समझा दिया जाए, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें और इसको आसानी से आप बाद में रिकॉल कर लें या समझ लें, या आपको अगर नोट्स बनाना हो तो नोट्स बना लें। तो ये आर्टिकल 6 की बात है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 7 में क्या बातें कही गई हैं, और इसी तरीके से हम आर्टिकल 7 को भी कोशिश करते हैं कि जितना आसान तरीके से हो, जितना सिंपल तरीके से हो, किताब का जो भी लैंग्वेज है, जो भाषा है इतनी कठिन है, उसको छोड़ते हुए आसान शब्दों में हम पॉलिटी को समझें और अच्छा नंबर से पास करें, आईएएस हो या जो भी एग्जाम हो उसमें। तो ये आर्टिकल अब 7 में आता। आर्टिकल 7 में क्या कहा गया है कि 1 मार्च, कौन सा? 1 मार्च 1947 के बाद, क्या है? 1947 के बाद, आफ्टर 1 मार्च 1947 के बाद जो लोग भारत से माइग्रेशन करके
माइग्रेशन करके पाकिस्तान चले गए हैं, पाकिस्तान चले गए 1 मार्च 1947 के बाद आफ्टर जो लोग भारत से माइग्रेशन करके पाकिस्तान चले गए, अब पाकिस्तान में उसको मन नहीं लग रहा, अब चाह रहे हैं हम इंडिया आए और इंडिया के नागरिक बने, उनके लिए क्या प्रावधान है। अब ये लोग चाह रहे हैं कि हम इंडिया आए और इंडिया के नागरिक बने। भारत से माइग्रेशन करके पाकिस्तान चले गए हैं वो 1 मार्च 1947 के बाद, अब इंडिया आकर के इंडिया के नागरिक बनना चाहते हैं। इनके लिए क्या शर्त है, इनके लिए क्या शर्त है, नागरिक बनने के लिए क्या शर्त है? वही शर्त है जो आर्टिकल 6 में कही गई है कि 19 जुलाई 1948 के पहले जो लोग आ गए हैं वो तो नागरिक ऐसे ही नॉर्मल तरीके से अगर रह रहे हैं तो वो सिटीजन कहला जाएंगे, वो तो नागरिक कहला जाएंगे। मतलब शर्त यह है कि 19 जुलाई 1948 के पहले जो लोग आ गए हैं वो तो वैसे ही नागरिक कहला जाएंगे जैसे आर्टिकल 6 में कहा गया है। लेकिन इसके बाद जो लोग आए हैं उनके लिए क्या शर्त है? शर्त वही पहला 6 महीने रहना और दूसरा रजिस्ट्रेशन करवाना। रजिस्ट्रेशन करवाना तो यही बस सिंपल, बस उसमें डेट का चेंज है, बाकी आर्टिकल 7 में कुछ नहीं है। आर्टिकल 7 में यही है कि 1 मार्च 1947 के बाद जो लोग भारत से पाकिस्तान माइग्रेशन करके चले गए हैं, अब पाकिस्तान में उनका मन नहीं लग रहा है, अब इंडिया आना चाहते हैं, इंडिया के तहत वो नागरिक बनना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या प्रोविजन है? तो बस वही पिछली वाली ही प्रोविजन है, आर्टिकल ये इसकी आर्टिकल 6 का ही प्रोविजन है कि आर्टिकल 6 के तहत शर्त वही है कि 19 जुलाई 1948 से अगर पहले आ गए हैं नॉर्मल तरीके से तो वो नागरिक हो जाएंगे, लेकिन 19 जुलाई 1948 के अगर बाद आए हैं तो शर्त यह है 6 महीना पहले रह लीजिए, उसके बाद उसके 6 महीना जिस दिन पूरा हो जाए उसके दूसरे दिन आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म इंडिया में भर दीजिए, आप नागरिक हो गए। तो ये आर्टिकल 7 की बात, एकदम सिंपल तरीके से ऐसे ही पढ़ना है, पॉलिटी को ऐसे ही पढ़ते चले जाना है और समझते तरीके जाना है, क्योंकि बुक में बड़ा जटिल तरीके से लिख रखा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको आपको जितना सिंपल तरीके से हो आप पढ़ें और ऐसे डायग्राम बना करके उसको आप समझ लें, ताकि आपको पॉलिटी पढ़ने में और पॉलिटी में नंबर उठाने में या नंबर लेने में या समझने में या क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी हो और अच्छे से अच्छा नंबर आप ला सकें। तो ये आर्टिकल 7 की बात है। ऐसे हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना बुक में जो लैंग्वेज दे रखा है उनसे हम बचने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जितना सिंपल तरीके से हो आपको हम पॉलिटी का लेक्चर, पॉलिटी के बारे में हम समझाएं। अब आर्टिकल 8 में क्या कहा गया? आर्टिकल 8 में कहा गया है कि जो इंडिया के लोग हैं, भारतीय ओरिजिन के, भारतीय मूल के, इंडियन ओरिजिन इंडियन ओरिजिन का भारतीय मूल का मतलब यह है कि जो लोग जिनके माँ बाप दादा दादी इंडिया में है लेकिन उनके बच्चे बाहर में रह रहे हैं, जैसे यूएसए में रह रहे हैं, लंदन में रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, उनको भारत की नागरिकता लेना है तो कैसे ले नागरिकता, उनके बारे में प्रावधान है। भारतीय मूल के लोग जो बाहर में रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, इंडिया में नहीं रह रहे हैं, अब चाहते हैं इंडिया में हम नागरिक बने इंडिया के, तो वो कैसे बने, उसमें आर्टिकल 8 में बताया गया है कि उनको क्या प्रावधान, उनके बारे में क्या प्रावधान है। तो भारतीय मूल के वही लोग हैं जो विदेश में रह रहे हैं। इनके लिए शर्त क्या है? नागरिक बनने के लिए इंडिया का सिटीजन, भारतीय नागरिक बनने के लिए क्या प्रावधान? भारतीय नागरिक बनने के लिए शर्त
शर्त क्या है? पहला शर्त वही है कि माता पिता दादा दादी, दादा दादी, नाना नानी का जन्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत जो एरिया, इंडिया का एरिया डिफाइन है, उसमें जन्म हुआ हो। एरिया जो डिफाइन है, इंडिया का जो एरिया डिफाइन है उसमें जन्म हुआ। तो पहली शर्त यह है कि अगर जो विदेश में रह रहे हैं, इंडिया से बाहर, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, जहां हो, अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, जहां भी रह रहे हो, भारतीय इंडियन ओरिजिन के लोग जिनके माँ बाप दादा दादी इंडिया में जन्म लिए हों, अब वो चाह रहे हैं कि हम इंडिया के नागरिक बने, भारतीय नागरिक बनना चाहते हैं, तो उनके लिए एक पहला कंडीशन ये है कि उनके माँ बाप या दादा दादी या नाना नानी में से किसी का भी जन्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है, उसने जो इंडिया का एरिया डिफाइन कर रहा है, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उसमें बांग्लादेश भी शामिल है, उसमें इंडिया का पूरा एरिया शामिल है, जो एरिया शामिल है वो उसमें शामिल है। तो उस समय जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, तो उस समय में क्या हुआ था कि हमारा देश अभी गुलाम ही था, अंग्रेजों का गुलाम ही था, आज़ाद नहीं हुआ था। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत जो इंडिया का एरिया डिफाइन है, उसमें जो जन्म हुआ है, पहली शर्त ये हो कि उनके माँ बाप या दादा दादी नाना नानी का जन्म हुआ हो इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत जो एरिया डिफाइन है उसमें। दूसरा क्या शर्त है? दूसरा शर्त है कि जैसे मान लीजिए वो ऑस्ट्रेलिया का है, जैसे मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया का है, अब वो चाह रहा है कि नागरिक बने, तो उसके लिए है कि ऑस्ट्रेलिया में ही जो एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी है, ऑस्ट्रेलिया में जो इंडियन एम्बेसी है, वहां जाकर के आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें, आपको नागरिकता मिल जाए। तो ये सिंपल तरीका है, कोई ज़्यादा झंझट नहीं है, एकदम आसान तरीके से। कि आप मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया के नागरिक हैं, इंडियन ओरिजिन के ऑस्ट्रेलिया में हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के इंडियन एम्बेसी में जाइए, वहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिए, नागरिक बन जाइएगा। अगर मान लीजिए यूएसए में हैं, तो यूएसए की इंडियन एम्बेसी में जाइए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिए, वहाँ नागरिक बन जाए। जो भी भारतीय मूल के लोग जहाँ हैं, वहाँ हर देश की एम्बेसी होती है, उस एम्बेसी में जाए। जैसे इंडिया की एम्बेसी हर देश में है, तो जिस देश में आप है उस देश की एम्बेसी से कांटेक्ट कीजिए और वहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिए, आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो दो शर्त, पहला शर्त यह है कि दादा दादी माँ बाप का जन्म इंडिया में होना चाहिए, दूसरा शर्त यह है कि आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिएगा, तभी तो नागरिक बन पाइएगा। फॉर्म नहीं भरिएगा तो कहाँ से, सिर्फ जन्म हो जाएगा तो उससे आप नागरिक नहीं बन पाइएगा। तो ये है कि ऑस्ट्रेलिया में, अगर ऑस्ट्रेलिया में है कोई भी नागरिक और वहाँ से भरना चाह रहा फॉर्म, तो वहाँ की एम्बेसी में चला जाए। यूएसए है, यूएसए में अगर फॉर्म भरना चाह रहा है तो यूएसए की एम्बेसी से चला जाए, जहाँ जिस देश में हो उस देश की एम्बेसी के पास कांटेक्ट करे और फॉर्म भर। तो ये है आर्टिकल 8 में बात कही गई। सिंपल है कि पहला शर्त माँ बाप दादा दादी का जन्म इंडियन एरिया में हो, दूसरा कि जिस जहाँ से अप्लाई करना चाह रहे हैं, जिस देश में है उसी देश की एम्बेसी से कांटेक्ट कीजिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिए, आप नागरिक बन जाएंगे। तो ये है आर्टिकल 8 में। बस ऐसे ही छोटे छोटे लैंग्वेज में और सिंपल लैंग्वेज में हम कोशिश कर रहे हैं कि डायग्राम के थ्रू और आसान शब्दों में हम भाषा कम बोलें, आपको लिख दें ताकि आप भी नोट डाउन कर लिया करें और आसान तरीके से आप समझ लें। आर्टिकल 9 में ये बात कही गई है कि कोई भी सिटीजन इंडियन, कोई भी सिटीजन इंडियन, कोई भी सिटीजन इंडियन सिटीजन अपनी मर्जी से, क्या है, अपनी मर्जी से अगर नागरिकता छोड़ देता है,
नागरिकता छोड़ देता है, कोई भी इंडियन सिटीजन अपनी मर्जी से नागरिकता छोड़ देता है या दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है। कोई भी इंडियन सिटीजन अपनी मर्जी से, अब उनको लग रहा है कि इंडियन सिटीजनशिप बनने में अब फायदा नहीं है, मजा नहीं आ रहा, विजय माल्या है, आप सोच रहे हैं भाग गए हैं कमा करके पैसा इतना सारा इंडिया का लूट करके, नीरव मोदी है भाग गए, आप सोच रहे हैं कि अब यार इंडिया में मजा नहीं आ रहा, अब इंडिया की नागरिकता हमको छोड़नी है, तो वो इंडिया की नागरिकता छोड़ करके अगर दूसरे देश की नागरिकता ले ली है, समझिए कि इंडिया की नागरिकता छोड़ करके अगर दूसरे देश की नागरिकता ले ली है तो ऑटोमेटिक वो इंडिया का नागरिक नहीं होगा, अगर कोई दूसरे देश की अगर उन्होंने नागरिकता ले ली है। क्योंकि आपको हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि इंडिया में एक ही प्रोविजन है कि मतलब कोई भी नागरिक इंडिया का एक ही देश की नागरिकता रख सकता है, कोई दूसरे देश की नहीं, एक साथ दूसरे देश की नागरिकता नहीं रख सकता है। जैसे आप इंडिया के भी नागरिक हैं और ऐसा नहीं है कि आप यूएसए के भी नागरिक हो सकते हैं, या ऐसा नहीं है कि आप ऑस्ट्रेलिया के भी नागरिक हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इंग्लैंड के भी नागरिक हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो दो देश की नागरिकता अलाउ करते हैं, जैसे यूएसए है जिसमें आप यूएसए के भी नागरिक हो सकते हैं, आपको मन करता है कि यूएसए के अलावा एक और देश की नागरिकता ले लें तो दूसरे देश की भी नागरिकता ले सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ भी वैसा ही प्रावधान है कि आप अगर एक देश के नागरिक हैं ऑस्ट्रेलिया के, आप चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया के अलावा न्यूजीलैंड की नागरिकता लें तो न्यूजीलैंड की भी नागरिकता ले सकते हैं, कोरिया की नागरिकता ले सकते हैं, चाइना की नागरिकता ले सकते हैं, जहाँ का मन हो वहाँ का ले सकते हैं। तो आर्टिकल 9 में ये कहा गया कि इंडियन सिटीजन अगर मर्जी से स्वेच्छा से नागरिकता दूसरे देश की ले लेता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है, तो इंडियन नागरिकता समाप्त हो जाती है। इंडियन सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप समाप्त, इंडियन सिटीजनशिप समाप्त हो जाती है। अगर कोई भी इंडियन सिटीजन अपनी मर्जी से स्वेच्छा से अपनी इच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ले ले, दूसरे देश की नागरिकता ले ले तो इंडियन सिटीजनशिप समाप्त हो जाएगी, इंडियन नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी, उनको समाप्त करने की फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। दूसरे देश की नागरिकता ले लिया, चलिए इंडिया की नागरिकता आपकी समाप्त हो गई। तो ये आर्टिकल 9 में कहा गया ये बात कि अगर आप दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तो इंडिया की नागरिकता आपकी ऑटोमेटिक सिटीजनशिप इंडिया की खत्म हो जाएगी। अब आते हैं आर्टिकल 10 में। आर्टिकल 10 में कहा गया है कि जो भी इंडियन सिटीजन है, जो भी इंडियन सिटीजन है वो जो भी पार्लियामेंट कानून बनाए, पार्लियामेंट संसद, इंडियन सिटीजन जो भी इंडियन सिटीजन है, पार्लियामेंट जो भी संसद लॉ बनाए, जो भी पार्लियामेंट संसद लॉ बनाए उसको मानेगी। ऐसा नहीं है इंडियन सिटीजन ये कह दे कि नहीं हम इंडिया के कानून को नहीं मानते, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आप इंडिया में रहते हुए बोले हम इंडिया के कानून को नहीं माने। तो आप इंडिया के कानून को मानना हो, मतलब इंडिया के कानून के मानेगी, उसके अधीन, बुक में ये लिखा हुआ है अधीन मतलब अंडर, अंडर समझिए, उसके अंदर में रहना, अंदर में रहना। तो जो भी इंडियन सिटीजन है, भारतीय नागरिक हैं, अगर कोई संसद कानून बनाती है, लॉ बनाती है तो उसको वो मानेगी, तो इंडियन सिटीजन को वो कानून मानना होगा, पालन करना होगा। ये नहीं कह सकते हैं कि हम भारतीय नागरिक हैं तो हम कानून का पालन नहीं करेंगे। आपको जो भी संसद कानून बनाएगी तो उस कानून को मानना होगा, पालन करना होगा, उनके अधीन रहना होगा, यही सब लिखा हुआ है। तो ये है आर्टिकल 10 में क्या कही गई बात है। आपको हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हो, जितना सिंपल लैंग्वेज में हो, जितना इजी लैंग्वेज में हो, आपको हम कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी के बारे में बेसिक आइडिया आपको दे दें। बस यही चीज लिखा हुआ, इसी चीज को किताब में घुमा करके लिख दिया। अब समझ में आता नहीं है, इसी चीज का आप कोचिंग में जाते हैं तो मोटी मोटी फीस देते हैं, लाखों रुपया देते हैं। आप जो गरीब बच्चे हैं वो तो पढ़ नहीं पाते हैं इतना लाख रुपया दे के,
तो आर्टिकल 10 में जो भी इंडिया के सिटीजन है, संसद जो भी कानून बनाएगी उसको मानना होगा, पालन करना होगा, उसके अधीन रहना होगा, मतलब अंदर रहना होगा, कानून के दायरे में रहना होगा। ये नहीं कि आप नागरिक हैं तो बोलेंगे कि हम कानून नहीं मानेंगे। ठीक, तो ये हुई आर्टिकल 10 की बात। अब हम आते हैं आर्टिकल 11 में। आर्टिकल 11 में क्या क्या आ गया है कि पार्लियामेंट मतलब संसद सिटीजनशिप, नागरिकता, सिटीजनशिप से संबंधित कोई भी कानून बना सकती है, उसको पूरी पावर है। पार्लियामेंट को पूरी पावर है कि नागरिक किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है। तो सिटीजनशिप से संबंधित मतलब रिलेटेड, संबंधित लॉ बनाने की पूर्ण शक्ति। इसमें ये नहीं है ममता बनर्जी या केजरीवाल ये कह रहे कि नहीं आपको कौन दे दिया इतना ताकत, ऐसा नहीं कर सकती है। तो पार्लियामेंट, संसद क्या करेगी, सिटीजनशिप, नागरिकता से संबंधित, कौन लोग नागरिक होंगे या कौन लोग नागरिक नहीं होंगे, उनसे संबंधित, नागरिकता से संबंधित जो भी लॉ बनाती है, वो लॉ की पार्लियामेंट को पूर्ण शक्ति है, लॉ बनाने की पूरी पावर है, सिटीजनशिप से संबंधित लॉ बनाने की पूरी शक्ति, जो चाहे वो कर ले। इसी के तहत पार्लियामेंट ने द सिटीजनशिप एक्ट सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया। अब ये आर्टिकल 11 जो है, इसके तहत जो संसद को पूरी शक्ति है कि नागरिकता से संबंधित कुछ भी कानून बना ले, जिसको आपको नागरिक बनाना बनाइए, जिसको बनाना है, जिसको नहीं बनाना है उसको नहीं मानिए, जिसको नागरिकता का प्रावधान देना है दीजिए, जिसको देना है नहीं दीजिए, जिसको नागरिक मानना मानिए, जिसको नहीं मानना मत मानिए। तो इसी आर्टिकल का प्रयोग करते हुए संसद क्या की, द सिटीजनशिप एक्ट 1955 लाई, जिसके तहत और भी चीजें को एकदम एक्सप्लेन, डिफाइन अच्छी तरह से किया गया कि नागरिक कौन लोग होंगे, कैसे किस आधार पर नागरिकता दी जाएगी। तो पूरी अच्छी तरीके से इस द सिटीजनशिप एक्ट 1955 में बताया गया। और फिर इसमें यह भी डिटेल से बताया गया है कि आपकी नागरिकता कैसे समाप्त हो सकती है, उसमें क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या आप करेंगे तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो ये पूरा डिटेल के बारे में द सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में हम आप अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और इसी से संबंधित संसद ने जो एनआरसी कानून बनाया था, जिसमें नागरिकता से संबंधित जो कोरोना काल में इतना बवाल हुआ था कि आखिर उसमें क्या बात थी कि एनआरसी में इतने लोग आंदोलन करने लगे थे कि नहीं हमको भी नागरिकता मिले, हमको नागरिकता से क्यों बाहर किया जाए, कौन लोग नागरिक होंगे नहीं होंगे, तो वो सब भी हम समझेंगे। और इसी की एनआरसी क्या था और एनआरसी से संबंधित जो प्रावधान आए थे उसमें क्या क्या बातें थी, तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे द सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्या है और एनआरसी के बाद पहले तो हम समझेंगे 1955 में जो प्रावधान है वो क्या क्या है, नागरिकता किसको मिलती है, नागरिकता किसको नहीं मिलती है, पूरा एलिबरेट तरीके से डिफाइन किया गया है। तो इस कानून के बारे में जानेंगे, उसके बाद फिर जानेंगे कि एनआरसी क्या होता है, फिर हम अगले पार्ट में जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और इसी तरीके से सिंपल तरीके से आपको हम पॉलिटी का छोटा छोटा वीडियो बना करके छोटा हम सब कोशिश यही कर रहे हैं कि मतलब छोटा वीडियो हो, हाफ एन आवर का हो, उससे ज़्यादा का नहीं हो, ताकि आप चलते फिरते वीडियो देख लें, चीज़ों को समझ लें, बस हो गया। और आप अगर कोशिश करें नोट्स बनाने का हो तो नोट्स बना लें और चलते फिरते ही आपकी पूरी पॉलिटी समाप्त हो जाए और आप अच्छे से तैयारी करके अच्छा नंबर ला सकें। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको पॉलिटी जितना आसान तरीके से हो उतना आसान तरीके से समझाएं। तो हम उम्मीद करते हैं हम आपको कि यह लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।